फाइनेंशियल मार्केट या फिर मनी मार्केट। एक बात तो नहीं है वैसे तो, अलग अलग बातें हैं, एक ही लिखो आप। इधर एक काम करो, फाइनेंशियल मार्केट ही लिखो। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में फिर एक मनी मार्केट एंड द अदर वन इज कैपिटल मार्केट। अभी बिल्कुल बेसिक समझेंगे पहले। ठीक है, क्या हुआ? क्यों? जिंदगी की गलतियां नहीं मिटती हैं वाइटनर से। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पैसे का लेन देन होता होगा। यार यहाँ पे ध्यान दो, अभी आपको पहले बता दिया तो अब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पे पैसे का लेन देन होता होगा, है ना? मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? या तो गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मान लो, ऐसे समझो कि ये कंपनी है कोई। क्या है? ठीक है, ये कंपनी है और इस कंपनी को क्या चाहिए? क्या चाहिए इस कंपनी को? इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, और आप जो हो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हो कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, और कंपनी है जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अब इस कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? आपने ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया क्या? आप कुछ चाहोगे भी वापस, है ना? क्या चाहोगे? कि कुछ फायदा हो मेरा, तभी तो पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, और कंपनी जो पैसा ले रही है आपसे, वो भी पैसा लेने के बदले आपको कुछ देगी। ठीक है, तभी तो आप पैसा दोगे उसको। तो कंपनी आपको क्या दे सकती है वापस? क्या दे सकती है? पैसा दे सकती है ना? तो कंपनी दो चीजें आपको दे सकती है। या तो आपको क्या देगी? इंटरेस्ट रेट। क्या देगी? ठीक है, जितना पैसा आपने दिया है, ठीक है, उतना पैसा तो देगी वापस, प्रिंसिपल अमाउंट, साथ में आपको क्या देगी? इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है, अगर तो कंपनी को आप पैसा उधार पे दे रहे हो और कंपनी आपको इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा वापस दे रही है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप हम क्या बोलेंगे? डेट मार्केट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? डेट मार्केट बोलोगे। ठीक है, तो डेट मार्केट में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा? आप जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी आपको क्या इशू करेगी? बॉन्ड इशू करेगी। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट मतलब जितना पैसा कंपनी चाहती है उतने का वो बॉन्ड रिलीज करेगी। ठीक है, और आप उतना पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अगर तो बॉन्ड की फेस वैल्यू के जितना, जितने का बॉन्ड है उतने का ही आपने, उतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट किया, मतलब आपने बॉन्ड किस पे खरीदा? फेस वैल्यू पे। अगर तो आप बॉन्ड जो है फेस वैल्यू पे खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटरेस्ट वापस मिलता है ये इन द फॉर्म ऑफ कूपन्स मिलता है। कैसे मिलता है? बॉन्ड से जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ
कूपन, इसीलिए इसको कभी कभी कूपन इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं हम। तो क्वेश्चंस में कभी कभी कूपन इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है, तो वो यही इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। अच्छा, एक तो आपको अगर फेस वैल्यू पे खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, डेट मार्केट में और क्या कर सकता है कंपनी जो है, वो क्या करे, डिस्काउंटेड रेट पे अपने बॉन्ड को इशू करे। क्या करे, एक तो फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है, दूसरा डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर सकती है। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब कि अगर फेस वैल्यू मान लो इसके बॉन्ड की 100 रुपए है, कितनी है फेस वैल्यू, जितने का है ये बॉन्ड, पर इसने रिलीज कितने का किया, 90 रुपए का। कितने का किया, 90 रुपए का। तो क्या बोलेंगे, हमने कंपनी ने बॉन्ड किस पे रिलीज किया, डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है। अब डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर करेगी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड की फेस वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जैसे आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो आपको 100 पे नहीं करने, आपको कितने पे करने हैं, 90, और मिलेंगे कितने, 100 मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसे भी आप जो इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें नो इंटरेस्ट। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इन्वेस्ट करने का। अब इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, डेट मार्केट। क्या बोलते हैं, डेट मार्केट। तो ये डेट मार्केट गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है। मतलब प्राइवेट कंपनीज भी उधार ले सकती हैं और गवर्नमेंट भी उधार ले सकती है। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी उधार ले सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी उधार ले सकती है। ठीक है। अब लिखते भी जाओ साथ साथ में। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी उधार ले सकती है सरकार और लॉन्ग टर्म के लिए भी उधार ले सकती है। ठीक है। ये तो हो गई डेट मार्केट। ठीक है। दूसरी, इन्वेस्टमेंट किस टाइप से कर सकते हो, हाँ, जहां पे कंपनी जो है आपको इंटरेस्ट ना पे करे और आपको बोले कि आप हमारी कंपनी का कुछ हिस्सा ही रख लो। समझ रहे हो, कि आपने कंपनी में, कंपनी की जितनी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, और उस हिसाब से कुछ परसेंटेज, जितनी इक्विटी आपकी बनेगी वो आपको कंपनी दे देगी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी। क्या बोलेंगे, इक्विटी बोलेंगे या फिर शेयर मार्केट बोलेंगे। इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट, इसमें इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। यहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उधार के रूप में, इसलिए इसको डेट मार्केट बोला जा रहा है। और यहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर की फॉर्म में। ठीक है। मतलब यहां पे जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगी, शेयर होल्डिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, शेयर होल्डिंग। मतलब कंपनी आपको अपना पार्टनर बना लेगी। पार्टनर ये नहीं कि अब अंबानी, रिलायंस का शेयर खरीदा और आप अंबानी के साथ खड़े हो गए जाके उधर। ठीक है, ऐसा नहीं बनाएगी। जितनी आपकी औकात होगी, जितने आपने शेयर खरीदे होंगे। ठीक है। अब आपने एक अगर 0.1%, 0.001% शेयर खरीदा तो आप मालिक थोड़ी बन जाओगे कंपनी के। ठीक है। तो पर जितना आपने खरीदा है उस हिसाब से आपको उतना सा पार्टनरशिप भी कंपनी दे देगी। तो मिलेगा क्या फिर इधर आपको, क्या मिलेगा इधर, इधर क्या मिलेगा, इधर प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है। और यहां पे जो प्रॉफिट मिलता है, इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, कहाँ गए हमारे इकोनॉमिस्ट, क्या बोलते हैं इस प्रॉफिट को हम, डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड बोलते हैं इसको। ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये बेसिक है फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। इतना सा मामला समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, बाकी पढ़ लेना। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब जितने का बॉन्ड है उतने का नहीं बेचा आपको, उससे कम प्राइस पे। जैसे मुझे 100 रुपए चाहिए, है ना, मुझे 100 रुपए चाहिए। अब तेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन तू बोल रहा है भाई मैं 100 रुपए आपको दूंगा, आप मेरे को महीने के बाद 120 रुपए वापस देना। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास 120 वापस देने को नहीं है, मैं तुझे 100 ही दे सकता हूँ वापस, पर मुझे अभी पैसे की जरूरत है। तो मैं क्या बोलूंगा तुझे, तू 100 की जगह मुझे 90 दे दे, तुझे मैं 100 वापस दूंगा। तो इंटरेस्ट रेट की जगह मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे पैसे ले लिए, है ना, जो बॉन्ड के प्राइस है, ठीक है, बॉन्ड के प्राइस है उससे कम पैसे ले लिए, जितने में बॉन्ड प्राइस इशू हुआ था फेस वैल्यू से कम पैसे ले लिए, और पे करेंगे तो पूरा पे करेंगे। ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता डिस्काउंटेड प्राइस जहां पे आएगा तो। ठीक है।
उसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। ऐसे देखा जाए तो, ऐसे नहीं ना देखना है। तो ऐसे कर लो, एक टेबल बना लो। ये लिख लिया था। एक टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो इक्विटी, इक्विटी और शेयर्स, और दूसरी तरफ क्या लिखो, एक मिनट, डेट और बॉन्ड और डिबेंचर्स। ये सब एक एक समझ लो कि एक ही जैसी चीजें हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आपको क्या देगी कंपनी, डिविडेंड देगी। ठीक है। प्रॉफिट या लॉस के आप क्या होगे, हिस्सेदार हो गए। कंपनी प्रॉफिट में तो आप भी प्रॉफिट में, कंपनी लॉस में तो आप भी लॉस में। ठीक है। साथ में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग मिलेगी। ठीक है। ओनरशिप भी ले सकते हो कल को ज्यादा शेयर्स खरीद के। ठीक है। हाँ खरीद लो शेयर्स, तो दे दे देखती। ठीक है। यहाँ पे डेट में क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा इसका रेट क्या फिक्स होगा, फिक्स्ड रेट पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट डिवेंचर्स में मिलेगा या फिर डेट मार्केट में आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ कि रिस्क ज्यादा कहां पे है, रिस्क दोनों में से रिस्क ज्यादा कहां है, इक्विटी वाली मार्केट में ज्यादा रिस्क है कि डेट मार्केट में ज्यादा रिस्क है, कहां पे रिस्क है, तो यहां पे लिखो रिस्क क्या है, हाई। ठीक है। और यहां पे रिस्क नो रिस्क। ठीक है। नहीं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्यों, यहाँ पे जो आपने जो बॉन्ड खरीदा आपको पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी डूब जाए। ठीक है। आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा उसको। ठीक है। देखो जब भी लिक्विडेशन होती है किसी कंपनी की, क्या होती है, लिक्विडेशन मतलब कंपनी दिवालिया हो गई। अब उसके जो भी एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं भाई उनको पैसा तो वापस करना है ना, और जो जिन लोगों ने पैसा उधार पे दिया उनको वापस करना है। तो जब भी लिक्विडेशन, जब मैंने आईबीसी पढ़ाया था आपको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो मैंने आपको बताया था कि आईबीसी में प्रावधान है कि जब भी कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा तो सबसे पहला हक उस पैसे पे किसका होगा, जो डेटर्स, जो ये हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, सॉरी। ठीक है। जो भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा उधार पे दिया है, सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। अगर कुछ पैसा बचा लास्ट में तो फिर किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इधर तो आप मालिक बनने चले थे ना। ठीक है। तो आपको पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में, अगर बचा पैसा तो, नहीं बचा तो फिर। ठीक है। तो ऑन लिक्विडेशन, ये लिख लेना कहीं साइड पे, ऑन लिक्विडेशन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, क्रेडिटर्स को। ठीक है, जिन्होंने पैसा उधार पे दिया है। और लास्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, यहां पे जो ओनर्स हैं कंपनी के। ठीक है, समझ गए। अच्छा एक और चीज बताओ, एक और एमसीक्यू यहां से बनता है, जब मार्केट में, जब इकोनॉमी में बूम होगा तो लोग कहां पे इन्वेस्ट, देखो ऐसे नॉर्मल केस में लोग कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आम आदमी कहां इन्वेस्ट करना चाहेगा, नहीं मैं मार्केट पूछ रहा हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा कि डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा, आम इंसान डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, क्यों, डेट मार्केट में रिस्क क्या है, कम है। ठीक है ना, तो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर इकोनॉमी में बूम चल रहा है, इकोनॉमी में क्या है, बूम है, मतलब इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है बहुत फास्ट, तो कहां इन्वेस्ट करना चाहेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा।
ठीक है, तो अगर तो इकोनॉमी जो है किस पे है, इकोनॉमी अगर बूम पे है, ठीक है, तो इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा लोग क्या करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर इकोनॉमी जो है रिसेशन में है या फिर स्लो डाउन में है, तो ये वाली मार्केट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में होगी, ठीक है, तो डेट मार्केट जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आया? लिख लिया? ऊपर बोल रहे थे आप कुछ लिखना है, कर दूं? बस? आपने लिख लिया पीछे? ठीक है, चलें आगे। चलो, अब आपने बेसिक समझ लिया है ना फाइनेंशियल मार्केट का। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि जो फाइनेंशियल मार्केट है आपकी, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हाँ मनी मार्केट, और दूसरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, जहां पे पैसा जो है एक साल या उससे कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। और जहां पे पैसा एक साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये मार्केट्स कैसी हैं, ये ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे गुड्स की जगह पैसे की ट्रेडिंग हो रही है। आप पैसे से पैसे को ही तो खरीद रहे हो, है ना? आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मतलब पैसा ही खरीदा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग किसकी हो रही है? आप कोई आलू प्याज थोड़ी खरीद रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो? फाइनेंशियल चीजें ही खरीद रहे हो। जो बॉन्ड आपको मिला है, बॉन्ड क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट अगर आपको कोई पूछे तो क्या है? वेयर इंस्टेड ऑफ गुड्स मनी इज ट्रेडेड। तो गुड्स की जगह किसका ट्रेड हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे, मनी का। मनी मनी भी नहीं बोल सकते, मनी की जगह लिख सकते हो आप, ज्यादा एक्यूरेट होगा, फाइनेंशियल एसेट्स। किसका ट्रेड हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक तो है मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या है? जहां पे जो पैसा है वो एक साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लेस देन 1 ईयर। तो इसको हम कभी कभी शॉर्ट मनी या फिर नियर मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट मनी और नियर मनी, की जल्दी पैसा आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल मार्केट में क्या बोला, कि जहां पे क्या होता है, पैसा जो है एक साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म हो गई, वो लॉन्ग टर्म हो गई।
तो शॉर्ट टर्म में भी या तो गवर्नमेंट जो है वो करती है, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? गवर्नमेंट क्या इशू करती है? टी बिल्स। क्या इशू करती है? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, क्या इन्वेस्ट करती है? ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, या फिर वेज एंड मींस एडवांसेस। इससे भी शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? पैसे को बोरो करती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही क्या इशू करता है? कमर्शियल पेपर्स, सी पेपर्स। ठीक है, या फिर क्या इशू करता है? प्रॉमिसरी नोट्स। क्या इशू करता है? प्रॉमिसरी नोट्स इशू करता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या इशू करती है? लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है लॉन्ग टर्म में? शेयर्स इशू करता है। क्या करता है? शेयर्स इशू करता है। ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी कि इनका क्या क्या टाइम पीरियड होता है, कैसे इशू किए जाते हैं ये सब बिल्स। ठीक है, तो इन सब से हो क्या रहा है? पैसा, पैसा ले रही है, या तो सरकार पैसा ले रही है या फिर प्राइवेट कंपनीज पैसा ले रही है। ठीक है, सी पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स। डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, या फिर बॉन्ड्स भी लिख सकते हो। शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं बाय प्राइवेट सेक्टर। चलें आगे। हम्म, अच्छा, तो अब सबसे पहले हेडिंग दो, शॉर्ट टर्म। पहले शॉर्ट टर्म वाली देखेंगे, शॉर्ट टर्म डेट मार्केट।
शॉर्ट टर्म डेट मार्केट। ठीक है, तो इसमें देखो गवर्नमेंट क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल क्या है, एक टाइप का बॉन्ड है जो सरकार इशू करती है। पर ट्रेजरी बिल्स हमेशा किस पे इशू किए जाते हैं, ये डिस्काउंटेड रेट पे सोल्ड किए जाते हैं। किस पे सोल्ड किए जाते हैं, दे आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, किस पे सोल्ड किए जाते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे। ठीक है, एंड बाद में एंड बॉट एट, बाद में सरकार इनको कितने पे खरीदेगी, बॉट एट फेस वैल्यू। बाद में कितने पे खरीदेगी, फेस वैल्यू पे खरीदेगी। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड प्राइस में डिफरेंस होगा, प्राइस में जो डिफरेंस है ये क्या होगा आपका, जो क्रेडिटर है उसका क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए। और ट्रेजरी बिल्स कितने दिन के लिए इशू करती है सरकार, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 91 डेज के लिए, या फिर 182 डेज के लिए, या फिर 364 डेज के लिए। 91 डेज, 182 डेज, या फिर 364 डेज के लिए क्या करती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, हम्म, स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, कौन से बॉन्ड, नहीं करती है, डेट मार्केट में, यहां पे शॉर्ट टर्म डेट मार्केट में नहीं इशू कर सकती। वेज एंड मीन्स एडवांसेस में कर सकती है वो, वहां पे आरबीआई से पैसा ले सकती है। पहले ये प्रावधान था कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं, बट अभी बंद कर दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। ठीक है, क्यों बंद किया है, ताकि जो डेट है सरकार का वो कम हो सके। ठीक है, जितनी ज्यादा छूट देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो उतना ज्यादा उधार लेती जाएंगी। ठीक है, तो डेट कम हो सके इसीलिए अभी बंद है। अभी फिलहाल जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्या कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू पैसा आरबीआई से ले सकती हैं। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस तो आपने किया ही है। दूसरा क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो इसमें रेपो रेट पे, एट रेपो रेट, ठीक है, कहां से बोरो किया जाता है, बारोड फ्रॉम आरबीआई। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 90 डेज। ठीक है, एक क्वेश्चन और कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि जो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, ये भी क्या है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं। ठीक है, क्या ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को हम फिजिकल डेफिसिट में काउंट करेंगे, वेज एंड मीन्स एडवांस से जो पैसा ये लेंगे, क्या उसको फिजिकल डेफिसिट में हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस को इट नॉट काउंटेड इन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में इसको काउंट नहीं किया जाता। जो वेज एंड मीन्स मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा लेती है सरकार, उसको फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करते। ठीक है,
हाँ, वेज एंड मीन्स शॉर्ट टर्म ही तो है, बाकियों को तो करते हैं। ठीक है, या इसको भी करेंगे, ट्रेजरी बिल से जो लेंगे चाहे वो शॉर्ट टर्म में लेंगे वो भी करेंगे, सिर्फ वेज एंड मीन्स एडवांस से जो पैसा लेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें से याद रखा आपने, इसको समझो, क्या क्या याद रखा। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, क्या इंटरेस्ट रेट पे ये बॉन्ड्स इशू करते हैं, नहीं। किस पे इशू करते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे। किस पे इशू करते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे। और डिस्काउंटेड रेट और फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ही क्रेडिटर को प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। कितने दिनों के लिए इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल्स, 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स इशू कर सकती हैं ट्रेजरी बिल्स, नहीं कर सकती। ठीक है, फिर वेज एंड मीन्स एडवांस स्टेट भी कर सकता है, सेंटर भी कर सकता है। ठीक है, रेपो रेट पे आरबीआई से पैसा बोरो किया जाता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना, 90 दिनों के लिए। ठीक है, और क्या इसको फिजिकल डेफिसिट में काउंट करते हैं हम, नहीं काउंट करते। ठीक है, समझ गए। ठीक है, उसके बाद लिखो ट्रेजरी बिल लिख लिया एक, दूसरा लिखा वेज एंड मीन्स एडवांस, उसके बाद तीसरा लिखो प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ये सब एक ही जैसी चीजें हैं। प्रॉमिसरी नोट भी क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये भी डेटर जो है वो किसको इशू करेगा, क्रेडिटर को। तो ये डेटर है आपका जो उधार ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्रेडिटर को क्या करेगा, एक प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा कि भाई मैं तेरे को इतने दिन बाद इतना पैसा देने का प्रॉमिस करूंगा। ठीक है, और इस नोट के बदले ये क्या करेगा, इस यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में कोई भी इंसान क्या करेगा, एक प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा, किसको, क्रेडिटर को, कि भाई मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि ये इतने पैसे तुम्हें इतने दिन बाद वापस करूंगा। और ये क्या कर लेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट। क्या है ये, इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है या लॉन्ग टर्म। ठीक है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फोर्थ होता है, एक होता है कमर्शियल पेपर। क्या होता है, कमर्शियल पेपर और प्रॉमिसरी नोट में देखो क्या डिफरेंस है। कमर्शियल पेपर भी कौन इशू करेगा, कौन इशू करेगा, यही कोई कंपनी होगी। कौन होगी, कंपनी होगी, वो क्या करेगी, एक कमर्शियल पेपर इशू करेगी। ठीक है, किसको, जो भी क्रेडिटर है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, ये जो यहां पे कमर्शियल इशू हो रहा है, यहां पे पैसे में लेन देन नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है ट्रेड में, जहां पे क्या हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो गुड्स का, गुड्स या सर्विसेज का क्या हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो। तो इसमें क्या करेगा,
अब कंपनी क्या देगी इसको, गुड्स देगी। क्या देगी इसको, गुड्स देगी। क्या देगी कंपनी इसको, गुड्स देगी। ठीक है, सॉरी कंपनी इसको नहीं गुड्स देगी, एक मिनट। ठीक है, तो एक कंपनी है और एक क्रेडिटर है, तो ये क्या करेगा, क्रेडिटर कंपनी को क्या देगा, गुड्स देगा। यहाँ पे गुड्स में जो है वो क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, मतलब इसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो इसने चीज बनानी है, तो इसने क्या लिया, क्रेडिटर से क्या लिया, उधार पे क्या ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब रॉ मटेरियल ले लिया, इसको पैसे वापस देने हैं। ठीक है, अब इसके पास पैसे हैं नहीं देने को, तो ये क्या करेगा, ये इससे क्या ले लेगा, एक प्रॉमिसरी नोट लेगा। क्या लेगा, इसको गुड्स देगा, प्रॉमिसरी नोट एक इसको इशू करेगा, उल्टा किसको इशू करेगा, इसको, कि भाई प्रॉमिसरी नोट नहीं, कमर्शियल पेपर यार, क्या इशू करेगा, कमर्शियल पेपर, कि मैंने तेरे से इतने गुड्स ले लिए, ये सबूत है। कमर्शियल पेपर क्या है, सबूत है कि तेरे से इतना मैंने सामान लिया है। ठीक है, अब पैसे वापस इसके पास नहीं है करने को, तो ये क्या कर सकता है, इस कमर्शियल पेपर को लेके कहां जाएगा, बैंक में। कहां जाएगा, ठीक है, और बैंक में जाके ये कमर्शियल पेपर देगा और बोलेगा कि इतना सामान मैंने इससे लिया है, तो इसके बदले में मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो और क्योंकि ये सामान बना के बाद में मार्केट में बेचेगा, तो बैंक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करके इसको पैसा देंगे और ये पैसा इसको पे कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना उधार चुका सकते हो। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर एक वो पेपर है जो गुड्स के बदले में वो क्रेडिटर को देता है। ठीक है, और फिर उस कमर्शियल पेपर पे वो क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकता है। लोन नहीं ले सकते, उसके बदले में पैसा ले सकता है। ठीक है, उसके बदले में, हाँ, पर ये लोन में पैसा कौन लेगा, क्रेडिटर लेगा। ठीक है, तो ये प्रॉमिस, ये कमर्शियल पेपर किसके पास है, क्रेडिटर के पास है। तो क्रेडिटर जो है बैंक में दिखाएगा कि मैंने इतना सामान इस बंदे को दिया है, तो इसके बदले में आप मेरे को पैसा दे दो, जब तक वो पैसा वापस नहीं दे रहा। ठीक है, रुको, यहां पे देखो, एक क्या है, कंपनी है, कुछ बनाती है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, इस बंदे से क्या लिए, क्या लिए, गुड्स लिए। ठीक है, अब इस कंपनी इस बंदे से गुड्स लिए और इस बंदे को क्या दिया, इस बंदे को क्या दिया वापस, क्या दिया, कमर्शियल पेपर दिया, कि मैंने तेरे से इतने गुड्स लिए हैं। ठीक है, तो जब इसको कमर्शियल पेपर वापस दिया, तो ये इस कमर्शियल पेपर को क्या कर सकता है, बैंक में जमा करा के बैंक से क्या ले सकता है, पैसा ले सकता है। ठीक है, तो इस कमर्शियल पेपर की वैल्यू, जितने का ये गुड्स होगा, उतनी वैल्यू किसकी होगी, इस कमर्शियल पेपर की। तो क्रेडिटर जो है इस कमर्शियल पेपर को ऐसे हमेशा ही बैंक से नहीं ले सकता, पर किसी किसी प्रावधान में बैंक से वापस ले सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कंपनी ने उस कमर्शियल पेपर पे क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या उसमें टेक्निकल चीज में, उसमें मत घुसो। ठीक है, आप बस ये समझो कि कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करेगी क्रेडिटर को, और क्रेडिटर उसके बदले में लोन ले सकता है बैंक से। ठीक है, जब तक वो उसके पैसे वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर कहाँ यूज होता है, ट्रेड में है, वे ये भी एक टाइप का बॉन्ड ही है ये। ठीक है, हाँ 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 हाँ, पर नहीं, लोन तो कंपनी, हाँ लोन तो कंपनी को हुआ, पर कमर्शियल पेपर के बेसिस पे लोन मिला ना। हाँ, तो कमर्शियल पेपर जब वापस देगी वो कंपनी, अगर कमर्शियल पेपर, लोन तो क्रेडिटर को मिला ना, जो पैसा मिला। हाँ हाँ हाँ, हम्म, कंपनी के बिहाफ पे दिया। हाँ, लोन कंपनी को पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही बोल रही है। लोन जो है, क्योंकि कमर्शियल पेपर जो है वो कंपनी का है, कंपनी का एक कमर्शियल पेपर है जो ये बोल रहा है कि इतना सामान जो है हमने क्रेडिटर से लिया है। ठीक है, तो क्रेडिटर को पैसा पे करेगा बैंक, पर किसके बिहाफ पे करेगा, कंपनी का। अब क्रेडिटर को जो पैसा है वो बैंक को वापस नहीं करना है, वो किसको वापस करना है, कंपनी को वापस करना है। ठीक है, तो इसको, इसकी डायग्राम थोड़ी और अच्छे से बनाते हैं। तो ये इशू करेगा कमर्शियल पेपर टू द क्रेडिटर एंड ही विल टेक मनी। ठीक है, तो बैंक विल इशू मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी।
हम्म। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। उससे क्रेडिटर का क्या फायदा है? उस क्रेडिटर तो नुकसान में चला गया बेचारा। एक तो उसने अपना सामान भी दिया, दूसरा लोन भी उसी को लिया, उसी ने लिया, तो उसको फायदा क्या हुआ? उसका तो नुकसान हो गया ना। उसको लोन का इंटरेस्ट भी पे करना है, तो ये तो बात बनी नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट। इसको, बात सुनो, इसको कमर्शियल पेपर नहीं बोलते हैं। सारा कंसेप्ट सेम है, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग में गुड्स की जगह यूज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये बिल बैंक्स और जो कंपनी है उसके बीच में एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसको बोलते हैं। कमर्शियल पेपर भी है, अभी नेक्स्ट कमर्शियल पेपर ही पढ़ेंगे। तो फिफ्थ क्या है? कमर्शियल पेपर। सोचो कल को किसी ने ये वीडियो देखी और यहां तक ही देखी। ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? बॉन्ड्स इशू करती हैं। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 7 दिन या फिर 14 दिनों के लिए। ठीक है, लेकिन बॉन्ड्स कैसे इशू करती हैं? एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहां पे समझ लो कमर्शियल पेपर और कुछ नहीं है, बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। किस पे इशू करती हैं? डिस्काउंटेड प्राइस पे बॉन्ड को इशू करती हैं। कितने दिन के लिए? 7 डेज और 14 डेज के लिए। ठीक है, 7 या 14 दिन के लिए जो है बॉन्ड की मेचोरिटी होती है, 7 या 14 दिन में। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कमर्शियल पेपर कैसे होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब इस पे कोई कोलेटरल नहीं है, कि कल को कंपनी अगर डूब गई, कुछ ऐसा वैसा हो गया, दुर्घटना हो गई, तो पैसा चले जाएगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड पैसा नहीं है ये। ठीक है, तो फिर क्या कमर्शियल पेपर पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा मतलब, अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे है तो? नो इंटरेस्ट।
और सेम चीज अगर कोई बैंक करे, जैसे कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, कौन करता है, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ठीक है। और सेम चीज अगर अनसिक्योर्ड जो बॉन्ड है कौन इशू करे, बैंक्स इशू करें, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो सिक्स्थ लिखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू करेगा, इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इशू करेंगे इसको। ठीक है, इनकी भी मेचोरिटी कितनी होती है, लेस देन 14 डेज। ठीक है, 14 दिन से कम की। और यहां पे भी ये भी कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नो कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल इनमें भी नहीं होता, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है कमर्शियल पेपर और इसमें, कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर नहीं किए जाते, इन पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इन पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इसमें रिस्क ज्यादा है इन दोनों चीजों में, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में रिस्क ज्यादा लग रहा है आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, ये सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। तो मनी मार्केट में एक चीज हमेशा, फाइनेंशियल मार्केट में एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न जो देता है बैंक वो हाई रिटर्न देता है। या फिर अगर ये कमर्शियल, अगर कंपनीज भी इशू करती हैं जब भी ये कमर्शियल पेपर्स, तो हाई उस पे डिस्काउंटेड रेट पे, ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे इशू करती हैं, ताकि ज्यादा प्रॉफिट लोगों को मिले। फिर कैसे मिलेंगे, रिस्क किसी चीज का डूब गया तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो इन दोनों में याद रखना क्या है, हाई रिस्क। और अगर रिस्क हाई है तो क्या होगा, रिटर्न्स भी क्या होंगी, ठीक है। ठीक है, और जितनी रिटर्न्स हाई होंगी उतनी यील्ड भी क्या होगी, जितनी हाई रिटर्न्स होंगी उतनी यील्ड भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि यील्ड और रिटर्न को अभी एक ही जैसा समझो। तो जितनी रिटर्न ज्यादा होगी उतनी यील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाले जो बॉन्ड हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स में, इनकी यील्ड कैसी रहती है, ज्यादा रहती है इनकी यील्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाई रिस्क पे है, ज्यादा रिस्क है। ठीक है, यील्ड कम कब होती है, देखो यील्ड कम तब होगी जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, यील्ड भी बढ़ेगी, यील्ड कम होगी, सॉरी, और रिटर्न्स कम होंगी फिर। अब जब यील्ड ज्यादा है, अब ये देखो, ये यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट समझो, कि ये हाई रिस्क है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब इन चीजों की डिमांड ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनकी यील्ड ज्यादा है। ठीक है, अगर ज्यादा लोग इसको इन्वेस्ट करने लगेंगे तो इसकी भी यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, समझे?
ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। शॉर्ट टर्म में इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, वेज एंड मीन्स एडवांसेस और टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग लिखो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? जी सिक्योरिटीज। और जी सिक्योरिटीज को ही क्या बोला जाता है? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। अब इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए की जाती है? मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए इसमें क्या की जाती है? इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके की जो बॉन्ड्स हैं वो इशू किए जाते हैं बेसिकली। एक तो गवर्नमेंट इशू करती है एट कूपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है एट कूपन रेट पे। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट पे इशू किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कभी कभी किस पे इशू किया जाता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे। किस पे इशू किया जाता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे भी इशू किया जाता है। और जब डिस्काउंटेड प्राइस पे इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, कौन से? लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स को, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इनको? जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा? इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए? हम्म, प्राइवेट में क्या है लॉन्ग टर्म के लिए? यहां तो क्या इशू करते हैं वो? हाँ, या तो बॉन्ड्स इशू करेंगे या फिर क्या इशू करेंगे? शेयर्स, इक्विटी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो प्राइवेट यहां तो बॉन्ड्स इशू करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड्स इशू करेंगे तो बॉन्ड्स किस पे इशू करेंगे? इंटरेस्ट रेट पे। बॉन्ड्स किस पे इशू करेंगे? इंटरेस्ट रेट पे इशू करेंगे या डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करेंगे? और दूसरा क्या इशू करेंगे? इक्विटी या फिर शेयर्स। ठीक है, इक्विटी इशू करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कौन से हैं? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, कभी कभी ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये ऐसे बॉन्ड इशू करती हैं कि अगर आपने, जिसने बॉन्ड खरीदा है, अगर वो फ्यूचर में चाहता है कि भाई उसको बॉन्ड को कन्वर्ट करना है इनटू शेयर, इनटू इक्विटी, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास वो ऑप्शन होता है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनमें उसको चेंज करने का ऑप्शन है फ्यूचर में, कि उसको बॉन्ड से हम किस में कन्वर्ट कर दें? शेयर में, इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे?
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होगा, फ्यूचर में बॉन्ड किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, शेयर या फिर इक्विटी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और जो सिर्फ इसलिए इशू की जाते हैं कि बस आपके पास बॉन्ड ही है, इसको आप शेयर में नहीं बना सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड और इसमें क्या कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि आपको याद रखना है कि जो बॉन्ड यील्ड होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड प्राइस के। ठीक है, जो बॉन्ड यील्ड होगी वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बॉन्ड प्राइस के। मतलब अगर तो, मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, अगर आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड क्या होगी, यील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको कि यील्ड क्या है आपकी, कि जो आपको फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बॉन्ड की प्राइस ज्यादा है तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, तो यील्ड कम होगी। और अगर किसी बॉन्ड का प्राइस कम है तो वो यील्ड ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, यील्ड खुद से कम ज्यादा नहीं की जाती है, मार्केट फोर्सेस की वजह से अपने आप ही कम ज्यादा होती है। ठीक है, अब होती कैसे है, तो इसके लिए आपको देखो क्या याद रखना है, जैसे ही डिमांड, तो इसके लिए ऐसे केसेस लिख लो, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है, ये मेंस के लिए आपको कहीं कंसेप्ट काम नहीं आएगा, बट प्री में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड हर साल, बॉन्ड यील्ड, कूपन रेट, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो केस वन में लिखो कि डिमांड, अगर किसी भी कंपनी में अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में, तो क्या होगा, बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा इसका उल्टा होगा, जैसे ही डिमांड कम होगी तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सप्लाई साइड से अगर आप देखोगे तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो अगर सप्लाई जो है वो क्या होगी, सप्लाई अगर किसी चीज की कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, है ना। अगर सप्लाई मनी मार्केट में किसी की कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो उसका बॉन्ड प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और उसकी बॉन्ड यील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसका उल्टा, सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे कि भाई डिमांड कम होगी बताओ,
बॉन्ड यील्ड क्या होगी, वो तो आप सीधे सीधे बता दोगे। हाँ हाँ। फाइनेंशियल, यहाँ पे सब बात फाइनेंशियल मार्केट की ही जा रही है, बॉन्ड्स की बात की जा रही है, बॉन्ड्स की ही सप्लाई और डिमांड की बात की जा रही है। हाँ, इसमें इसमें भी दो बंदे हैं ना, एक इन्वेस्टर, एक क्रेडिटर है, इसमें इसमें दो बंदे हैं, क्रेडिटर और डेटर। ठीक है, समझ गए। जैसे आपने जो इसमें पढ़ा, क्या नाम है, इससे पहले आपने पढ़ा कि जो फिस्कल पॉलिसी में आपने पढ़ा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में हमने जो मार्केट पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड सप्लाई, है ना। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, इन्वेस्टर और इन्वेस्टर और डेटर के बीच में, मतलब क्रेडिटर और डेटर के बीच में डिमांड सप्लाई देख रहे हैं आप। ठीक है, अभी देखो, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, क्या हो गया, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन होगा, तो बताओ बॉन्ड यील्ड कम होगी कि ज्यादा होगी। इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन होगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगी कि ज्यादा होगी। कैसे, इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो डिमांड ज्यादा है। हाँ, किसकी डिमांड कम है, स्लो डाउन है तो। आप वो वाली मार्केट, दोनों मार्केट्स को मिक्स कर रहे हो। देखो, इसको सोचने के दो तरीके हैं। ठीक है, क्या तरीका है, एक तो मेरे को ये बताओ कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या लोग जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे या फिर प्राइवेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि वहां पे क्या है, रिस्क नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ गई इसकी, तो इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आगे इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और सारे मेरे ही पास आ रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर और नीचे चले जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स का प्राइस क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे, ताकि लोग नहीं खरीद पाए। ठीक है, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, तो यील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर आप सोचो, तो जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, ठीक है, तो सरकार क्या कोशिश करेगी अपने ऐसे, हम्म, इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो सरकार क्या कोशिश करेगी कि डिमांड जो है वो क्या हो, बढ़े, है ना, प्राइवेट सेक्टर में डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यील्ड को कम करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा है वो भी। देखो ना, जब भी स्लो डाउन होता है मार्केट में तो डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिमांड कम है तभी तो स्लो डाउन है ना, तो डिमांड को क्या करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मतलब यील्ड को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो सीधे सीधे उधर से भी सोचते तो तब भी यील्ड क्या होती, कम ही होती। ठीक है, पर सही तरीका सोचने का, ये दोनों सही हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट। ठीक है, समझ में आया। और अगर इकोनॉमी में क्या होगा, क्या होगा, बूम होगा, फिर क्या होगा, इसका उल्टा। ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बना लो।
अच्छा, इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन होगा? अगर इन्फ्लेशन होगी तो बॉन्ड यील्ड पे क्या असर होगा? इन्फ्लेशन को कम अच्छा चलो ऐसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन को कम करना है, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा है और इन्फ्लेशन को क्या करना है? कम करना है, तो बॉन्ड यील्ड क्या करनी होगी? बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी? बॉन्ड यील्ड बढ़ानी होगी। भाई जब इन्फ्लेशन है तो मतलब इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड ज्यादा है, हमें इन्फ्लेशन को कम करना है। हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है? हमें डिमांड को क्या करना है? कम करना है। तो डिमांड को कम करना होगा तो बॉन्ड यील्ड को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा ना। डिमांड और बॉन्ड यील्ड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, कॉम्बैट करना है, तो क्या करना होगा? बॉन्ड यील्ड को क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्या करना होगा? बॉन्ड यील्ड को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, समझे? अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारी क्या करती हैं? क्रेडिट, ये मार्केट की क्या करते हैं? रेटिंग करती हैं कि भाई कौन सी मार्केट अच्छी है, कौन सी मार्केट खराब है, कौन से देश की फाइनेंशियल मार्केट अच्छी है, कौन सी खराब है। ठीक है, अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आपकी रेटिंग अच्छी की तो इसका मतलब क्या है? आपकी बॉन्ड यील्ड जो है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? हम्म, अगर आपकी रेटिंग अच्छी की किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो। हाँ, कैसे? हाँ, शाबाश। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अगर अच्छी रेटिंग की, गुड रेटिंग की, ठीक है, जैसे मान लो ए प्लस रेटिंग कर दी, ठीक है, अब जब ए प्लस रेटिंग आपकी कर देंगे वो, तो क्या हो जाएगा? मतलब आपकी मार्केट अच्छी है तो लोग क्या करेंगे? आपकी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपकी मार्केट में डिमांड क्या होगी? डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? आपकी यील्ड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी रेटिंग खराब की इसने तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, और यील्ड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बेसिकली यील्ड मैंने आपको क्या बोला है? यील्ड है रिटर्न, कि उस मार्केट से इन्वेस्ट करने पे आपको कितना रिटर्न, ऐसे टेक्निकली बोलें तो रिटर्न नहीं होता है वो, बट अभी आप समझो कि रिटर्न है, वो रिटर्न के जैसा ही है। तो जहां पे मार्केट बहुत सिक्योर है, ठीक है, जहां पे आपको पता है कि आपका पैसा डूबेगा ही नहीं जाके, तो वहां पे जो सरकार होगी ना, वो क्या करेगी? अपने जो ये होगी रिटर्न्स होंगी, वो उनको क्या रखेगी? इंटरेस्ट रेट्स को क्या रखेगी? कम रखेगी। क्यों? उनको क्यों ज्यादा इंटरेस्ट देना है? क्योंकि उनके पास ऐसे भी डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो तुम खरीदो नहीं खरीदो, डिमांड पहले से क्या है? ज्यादा, तो वो क्या करेंगे? कम इंटरेस्ट रेट देंगे। तो अगर कम इंटरेस्ट रेट देंगे मतलब रिटर्न क्या है? कम, तो बॉन्ड यील्ड क्या है? कम। तो अब जैसे इंडिया है, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में रेटिंग कैसी होती है? थोड़ी खराब। ठीक है, तो इंडिया में बॉन्ड यील्ड कैसी रखनी पड़ती है? थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है, तभी लोग इन्वेस्ट करें यहाँ पे। बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी तो रिटर्न्स ज्यादा देंगे, इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होंगे। अभी डिमांड से नहीं बता रहा था मैं, रिटर्न और इंटरेस्ट रेट के साथ बता रहा हूँ। यील्ड का, अगर यील्ड कम है तो मतलब रिटर्न्स भी कम है और इंटरेस्ट रेट्स भी कम है। ठीक है, और अगर यील्ड ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा हैं और रिटर्न्स भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अच्छी रेटिंग होगी जिस देश की, वहां पे वो लोग इंटरेस्ट रेट्स क्या देंगे? कम देंगे, और रिटर्न्स भी क्या आएंगी? कम आएंगी, इसलिए बॉन्ड यील्ड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और जहां पे रेटिंग खराब होगी वहां पे इंटरेस्ट क्या देने पड़ेंगे? ताकि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स क्या देने पड़ेंगे? ज्यादा देने पड़ेंगे, और बॉन्ड यील्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इंडिया का ये हिसाब है और यूएस का ये। समझ में आया?
चलो अब थोड़ी कहानी भी लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट इतना ही है। इतना सा आपको समझ आ गया तो आप एमसीक्यूज अब सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझेंगे कि किस किस टाइप के शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, ये सब। समझ में आ गया? ठीक है, लिखने वाला काफी है। लिखो, लिखो कैपिटल मार्केट पहले। कैपिटल मार्केट में के बारे में लिखेंगे। कैपिटल मार्केट में लिखो, लिखो इट इज द मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। इट इज द मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स it is the market for financial assets that have long or indefinite maturity period, that have long or indefinite maturity period. Maturity period. तो कैपिटल मार्केट में भी दो टाइप का हमने बोला कि एक तो है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज जो प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, दूसरी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको गिल्ट एज सिक्योरिटीज हमने बोला। ठीक है, तो लिखो इन केस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट में, इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। इन केस ऑफ इंडिया द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड द रेस्ट इज गवर्नड बाय, और जो बाकी की मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? सेबी, SEBI, एंड द रेस्ट इज गवर्नड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट में ऑल्सो बी डिवाइडेड अंडर टू सेगमेंट्स। द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट may also be divided under two segments. फर्स्ट लिखो प्राइमरी मार्केट और सेकंड लिखो सेकेंडरी मार्केट। डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, इनटू टू सेगमेंट्स। फर्स्ट लिखो प्राइमरी मार्केट और सेकंड लिखो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये वाली वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, कभी भूल जाओ यील्ड यील्ड तो देख लेना। ठीक है, इसमें लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट में, न्यू इश्यूज आर मेड इन द प्राइमरी मार्केट। न्यू इश्यूज आर मेड इन प्राइमरी मार्केट while outstanding issues are traded in the secondary market. While outstanding issues are traded in secondary market. New issues are made in the primary market and outstanding issues are traded
इन द सेकेंडरी मार्केट। देखो अभी समझाता हूं। कोई कंपनी बनी नई नई, ठीक है, और वो नई नई स्टॉक मार्केट पे क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अब उसको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, काम करने के लिए, अपनी चीजें बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम वो इशू करेगी, ठीक है, जो भी शेयर्स इशू करेगी, जब आईपीओ आता है किसी कंपनी का, आता है ना, आईपीओ आता है ना, सुना है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो जब आता है तो वो जो जो इंसान उसको खरीदेगा वो उस कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बनेगा, ठीक है। जितने भी परसेंट उसने अपने शेयर्स बेचे होंगे वो उतना उतना शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ होता है, प्राइमरी मार्केट, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी मार्केट। अब जब एक बार शेयर्स खरीद लिए तो क्या अब पूरी उम्र वो आप ही के हो गए, आप उनको बेच भी तो सकते हो, बेच सकते हो ना, आप बेचोगे कोई और खरीद लेगा। तो ये जो खरीदने बेचने का काम होता है ये कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो पहली बार जब कंपनी ऑफर कर रही है, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, फिर वो शेयर्स बाकी लोग जो हैं खरीदते बेचते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सेकेंडरी मार्केट के लिए भी क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जहां पे ये सारा काम होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे बीएससी एनएससी ये सब क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जहां पे ये सारा काम होता है, जहां पे ये स्टॉक रजिस्टर्ड होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ आ गया, आ गया ना। लिखो, व्हेन ए कंपनी विशेस टू रेज कैपिटल, हाँ हाँ अगला पॉइंट, व्हेन ए कंपनी विशेस टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज, सिफ्ती आज वो डबल टेप लाने वाली थी, आई ही नहीं। व्हेन ए कंपनी विशेस टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज, it goes to the primary market, it goes to the primary market, it goes to the primary market and raises long term funds, and raises long term funds, ठीक है। लिखो, देर आर थ्री वेज by which a company may raise capital in the primary market. There are three ways, तीन ऐसे तरीके हैं by which the company can raise capital, by which the company may raise capital in the primary market. तो प्राइमरी मार्केट में तीन तरीकों के साथ कैपिटल रेज की जा सकती है। फर्स्ट लिखो पब्लिक इशू, फर्स्ट लिखो पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है और वो सबके लिए ओपन है, अगर कोई भी खरीद सकता है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक इशू। आते हैं ना आईपीओ कंपनी के, ठीक है। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टॉक मार्केट में, अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अब जब वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो वो तीन तरीकों से अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकती है। या तो सबको दे दे कि भाई कोई भी खरीद सकता है, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक इशू। या फिर वो कंपनी क्या करे, टारगेट ऑडियंस को ही बोले कि भाई जिनकी जिनकी इतनी इनकम से ज्यादा है, या फिर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, एक टारगेट ऑडियंस को ही जहां पे इशू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो सेकंड लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट। और थर्ड में जो कंपनी के पहले के शेयर होल्डर्स है पुराने वाले, उन्हीं को इशू किया जाता है, नया वाला भी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, राइट इश्यूज। क्या बोलेंगे, राइट्स इशू, RIGHT, राइट इशू। राइट इशू के ब्रैकेट में लिख लेना, सेलिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, सेलिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। समझ में आए तीनों, समझ में आ गए ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेबी के बारे में थोड़ा सा लिख लो। देखो, सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, सेबी वॉज established on 12th April 1992. SEBI was established on 12th April 1992 and works as per the SEBI Act of 1992, and works as per the SEBI Act of 1992. Full stop. It has been empowered,
it has been empowered, it has been empowered to oversee the functioning of securities, to oversee the functioning of security market, to oversee the functioning of security market and operations of intermediaries, and operations of इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब जो आपके शेयर खरीदने और बेचने में आपकी हेल्प करते हैं, वो इंटरमीडियरीज। हाँ, इंटरमीडियरीज एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के ब्रैकेट में लिखना ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज ब्रैकेट में लिखो ब्रोकर्स। ठीक है। जैसे अभी तो आपको अगर शेयर खरीदने हो, आप क्या करते हो, ग्रो ऐप खोलते हो, है ना। तो अभी आपका ब्रोकर कौन है, ये ऐप है आपका ब्रोकर। लेकिन पहले जब ये ऐप्स नहीं थी तब कैसे खरीदते थे, तब ऐसे तब ऐसे इंसान होते थे ब्रोकर्स। ठीक है, जिनको आप पैसा देते थे और जो क्या करते थे, फिर आपके लिए शेयर खरीदते थे। ठीक है, तो वो ब्रोकर्स होते थे पहले। उसके बाद लिखो बदला सिस्टम, बदला सिस्टम। तो देखो 2001 तक इंडिया में बदला सिस्टम फॉलो किया जाता था। ठीक है, शेयर्स खरीदने बेचने का सिस्टम है ये। ठीक है, ये जो हर्षद मेहता स्कैम, ये सब इसी टाइम में हुए हैं, बदला सिस्टम में ही। ठीक है, बदला सिस्टम कब से कब तक था ये, 1875 टू 2001। ठीक है, बदला सिस्टम शेयर्स को खरीदने और बेचने का एक सिस्टम था। ठीक है, और इस सिस्टम में जब स्कैम्स हुए तो फिर इसको चेंज किया गया। ठीक है, जैसे हर्षद मेहता, क्या नाम था इसका, हर्षद कि हर्षन, हर्षद, हर्षल। ठीक है, हर्षद मेहता। एक और स्कैम भी हुआ था, केतन पारिक स्कैम। तो ये हर्षद मेहता था कौन, ब्रोकर था ये। ठीक है, बदला सिस्टम में लिखो पारिक, केतन पारिक स्कैम। बदला सिस्टम में लिखो बदला वॉज अ स्टॉक मार्केट प्रैक्टिस, बदला वॉज अ स्टॉक मार्केट प्रैक्टिस prevalent for centuries in India, prevalent for centuries in India, prevalent for centuries in India, which was abolished in 2001, which was abolished in 2001. Full stop. Badla means transaction. Badla means transaction charges. Badla means transaction charges paid or received between the brokers. Badla means transaction charges paid or received between the brokers or between a broker and an investor, or between a broker and an investor to carry forward a transaction, to carry forward a transaction from one settlement period to next settlement, from one settlement period to the next settlement period,
बाय पेइंग बदला। टू द नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड बाय पेइंग बदला। नहीं करूंगा। बाय पेइंग बदला, फुल स्टॉप। दिस प्रैक्टिस led to the over speculation in the stock market. This practice led to the over speculation in the stock market. देखो बदला में हो क्या रहा है। एक है इन्वेस्टर, ठीक है, ये है कंपनी सी, और ये बीच में कौन है, ब्रोकर, ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, ब्रोकर को पैसे देगा, ठीक है, और ब्रोकर से क्या खरीदेगा, शेयर खरीदेगा। क्या खरीदेगा, शेयर खरीदेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं, और ये ब्रोकर्स आगे क्या करते हैं, कंपनी से क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे ब्रोकर्स काम कर रहे होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस टाइम पे। अब मान लो इस इन्वेस्टर को अपने ये शेयर बेचने हैं, तो ये क्या करेगा, वापिस से किसके पास जाएगा, ठीक है। अगर इसको सेल करने हैं ये शेयर, तो ये क्या करेगा, वापिस से किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास जाएगा, और उसको बोलेगा कि भाई मैं इतने शेयर बेचना चाहता हूं। अब ब्रोकर फ्री में नहीं इसके लिए ये काम कर रहा है, ब्रोकर क्या करता है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए क्या करता है, फी चार्ज करता है, ठीक है, पैसे चार्ज करता है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, जब भी इसको ये शेयर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो ये पैसे लेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा कि भाई इतने पैसे तेरे कटेंगे, ठीक है, और तुझे मैं क्या कर दूंगा, शेयर की जितनी वैल्यू है उतनी तेरे को वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, इतने से पैसे काट के। अब कभी कभी क्या होता था, ये जो ब्रोकर्स थे, इन्होंने क्या किया कि ये जिस कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जहां पे ये लोगों देखो, जहां पे ब्रोकर्स के पास ज्यादा डिमांड आएगी जिस कंपनी की, भाई ये वाले शेयर्स क्या कर दो, ये वाले शेयर्स हमें दो, ये वाले शेयर, तो मतलब उस कंपनी की क्या है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। जिस कंपनी की बाइंग की ज्यादा डिमांड होगी, उस कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या होगी, ऊपर ऊपर जाएगी। जब भी कंपनीज के शेयर ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या होती है, ऊपर जाती है, ठीक है। अब ब्रोकर क्या करता था कि ब्रोकर ने फिजिकली शेयर तो नहीं खरीदे, पर इनसे पैसा ले लिया, किससे, इन्वेस्टर से। और इन्वेस्टर से पैसा लेके बोला कि भाई हाँ हाँ, इस कंपनी के शेयर हम खरीद रहे हैं, इस कंपनी का ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनी के शेयर फिजिकली खरीदे ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मार्केट में सिर्फ स्पेक्यूलेशन कर रहा है, क्योंकि कोई इतनी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस तो है नहीं कोई, एक एक बंदे को कहाँ पूछ के जाएंगे कि कितने आपने भाई चेक किए, चेक करना मुश्किल है ना। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में ब्रोकर्स अपनी जिस कंपनी को स्पेकुलेशन से ऊपर लेना चाहते हैं, उस कंपनीज में मान लो कोई बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर, जैसे हर्षद मेहता उस टाइम पे ऐसा था कि वो जो बोल देता था कि भाई ये कंपनी ऊपर जाएगी, तो सारे लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे क्या करने लगे, ये मार्केट को अपने तरीके से चलाने लगे, कि असली में जो कंपनी जैसे ऊपर नीचे जा रही है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ब्रोकर्स अपने हिसाब से ही मार्केट को चला रहे हैं। तो जिससे मार्केट में क्या हो रही है, ओवर स्पेक्यूलेशन, कि रियल में तो ग्रोथ है नहीं है वो पता नहीं है हमें, पर मार्केट में जो ये ब्रोकर्स हैं जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से जो है स्पेक्यूलेशन हो रही है, और इस हिसाब से कंपनीज के शेयर बढ़ रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम तो खराब है, ठीक है। तो इधर से ये क्या करते थे, इधर से ये बहुत सारा पैसा ऐसे ब्लैक मनी इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो इस सिस्टम को जब ये स्कैम्स, दो तीन स्कैम सामने आए कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब पता चला, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस सिस्टम को क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, बदला सिस्टम को, ठीक है। और इसकी जगह फिर रोलिंग सेटलमेंट को लाया गया। पहले इसके बारे में लिख लो, कहां तक पहुंचे, क्रिएटिंग वोलाटाइलिटी, क्रिएटिंग वोलाटाइलिटी, क्रिएटिंग वोलाटाइलिटी because badala would be paid even without a broker, volatility because badala would be paid, because badala would be paid even without a broker physically possessing shares.
even without a broker physically possessing a share, and thus doing short selling, and thus doing short selling and thus doing short selling, that is making money by selling shares if the prices are going down. Making money by selling shares, making money by selling shares if the prices are going down. ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट लिखो बुल एंड बेयर। मार्केट में ना दो टर्म्स यूज की जाती हैं, बुल एंड बेयर, की जाती है ना? हाँ, हाँ, बुल किसको बोलते हैं? बुल किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदता है, ठीक है। और जब कोई इंसान बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? उसको ये लग रहा होगा कि मार्केट में क्या होगा, प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, इसलिए तो ज्यादा खरीदेगा। तो जो बहुत ज्यादा शेयर्स मार्केट में खरीदे इस व्यू से कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बुल। और बेयर किसको बोलते हैं? जो शेयर्स को फ्रीक्वेंटली सेल करता है, जिसको ये लगता है कि प्राइस जो है कम हो जाएगा और ज्यादा, तो वो ज्यादा शेयर कर सेल करके पैसा कमाता है। तो सेल करके जो पैसा कमाता है उसको क्या बोलते हैं, बेयर। और जो खरीद के पैसा कमाएगा उसको क्या बोलेंगे, बुल। ठीक है, तो देखो, अ बुल इज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। A bull is a stock market investor who buys shares, who buys shares in the stock market, who buys shares in the stock market, who buys shares in the stock market with the intention, with the intention that the price of a share will rise in future, that the price of a share will rise in future। तो फ्यूचर में क्या करेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा इसलिए शेयर खरीद रहा है। दैट द प्राइस ऑफ द शेयर विल राइज इन फ्यूचर एंड ही विल मेक प्रॉफिट, and he will make profit by selling them at higher prices, and he will make profit by selling them at higher prices। While bear is a stock market investor, while bear is a stock market investor who sell shares with an intention, who sell shares with an intention that the price of share will fall in future, that the price of share will fall in future, that the price of share will fall in future and avoid the losses, and avoid the losses। और ये losses को क्या करता है, अपने कम करता है, बेयर। ठीक है, क्या? who sells shares with an intention that the price of share will fall, with an intention that price of share will fall in the future and avoid the losses, and avoid the losses। ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे। अभी थोड़ा सा ही बचा है, वैसे तो थोड़ा नहीं, कोई 5-6 पेज बचे हैं, कल कर लेंगे।